नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। आप लोग मेरे साथ दूसरा नियम और तीसरा नियम के अंतर्गत टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। टेंस का फॉर्मेशन देख चुके हैं। टेंस के रिलेटेड जितनी भी बातें ज़रूरी है अभी वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज तक की क्लास पे कमांड हासिल कर लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे और एक एक करके देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। इस तरीके से होगा क्या कि नियम के ऊपर हमारा कमांड होगा और हमारी समझ सेंटेंस को लेकर इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि हम लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं और एकदम बिल्कुल सही फॉर्मेट में बनाएंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। तो आप लोग मेरे साथ देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है, किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरी तरह सिंसियर रहिए। जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को करके, उसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों को करना है और सच्चाई से करना है। लाखों करोड़ों सेंटेंस बनाना है हम लोगों को। तो चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। पहला नियम आप लोग देख चुके हैं, ये दूसरा नियम है और तीसरा नियम है जो बोर्ड पे दिख रहा है आप लोगों को। बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम क्या है। ये मैं रिपीट नहीं करने वाला, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पीछे की क्लास आप लोग देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। जो मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा और फिर शायद मुश्किल हो जाएगा इंग्लिश सीखना आप लोगों के लिए मेरे साथ। तो ये रहा दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम की तरह इतने सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, यहां पे इतने सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। तो थोड़ा सा पहले हम लोग सब्जेक्ट पे बात कर ले, थोड़ा सा हम लोग पहले सब्जेक्ट पे बात कर लें। न्यूट्रल ईट क्या है? स्पेशल केस है। न्यूट्रल ईट क्या है? स्पेशल केस है। पीछे की क्लास में आप लोगों ने देखा कि वेदर को रिप्रेजेंट करने वाली जितनी क्रियाएं हैं वो क्या करती है, सब्जेक्ट के रूप में न्यूट्रल ईट लेती है। तो न्यूट्रल ईट हर एक क्रिया के साथ नहीं आता है, स्पेशल केस है ये न्यूट्रल ईट। ये क्लियर है? स्पेशल केस है। स्पेशल केस। इंट्रोडक्टरी देयर कभी भी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी देयर कभी भी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं होता है। क्रिया से मेरा मतलब क्या है? दूसरा और तीसरे नियम के अंतर्गत जो हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं उससे मेरा मतलब है। पहले नियम में तो आप लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन दूसरे और तीसरे नियम में इंट्रोडक्टरी देयर सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो इंट्रोडक्टरी देयर को हम लोग यहां से हटा देंगे। क्लियर? एक एक करके आप लोग देखते जाइए, बिल्कुल स्पष्ट एकदम क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो इंट्रोडक्टरी देयर आप लोगों ने देखा, हट गया। इसी तरीके से नाउन इक्विवेलेंट भी आपका सब्जेक्ट का काम नहीं करता दूसरे और तीसरे नियम में। अब यहां पे एक चीज और, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लोगों को पता है, दीस, दैट, दीज, दोज, ये सब्जेक्ट का काम करता है बिल्कुल। लेकिन यहां पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद सुइटेबल नाउन आता है। सुइटेबल नाउन आता है, ये आप लोगों ने पहले नियम में देखा है मेरे साथ। तो अब क्या है कि पहले नियम में आप लोग क्वालिफायर से परिचित नहीं थे। पहला नियम जब आप लोग मेरे साथ देख रहे थे तो क्वालिफायर से परिचित नहीं थे। अब जो, क्योंकि क्वालिफायर से आप लोग परिचित है तो ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोस क्या है? क्वालिफायर है। क्या है? क्वालिफायर है। क्वालिफायर के बाद नाउन है। तो जस्ट लाइक दिस, पहले की तरह है, ये नाउन है, नाउन के पहले क्वालिफायर है। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। नंबर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, हौच पौच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं।
अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के पास 1 2 3 4 5 आप लोग के पास सब्जेक्ट हैं। इन पांचों सब्जेक्ट्स के साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं किसी एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, लेकिन साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। ये रही सब्जेक्ट की बात। इसके बाद थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा इसमें कि नाउन के पहले आप लोग एडजेक्टिव लगाइए। एडजेक्टिव लगाइए, एडजेक्टिव से आप लोग परिचित हैं, और एडजेक्टिव से पहले क्वालिफायर लगाइए। क्वालिफायर लगाइए, यानी जब भी आप सेंटेंस बनाइए तो कोशिश करिए कि सिंगल नाउन ना प्रयोग करके हम लोग उसमें एडजेक्टिव भी प्रयोग करें और साथ में क्वालिफायर भी प्रयोग करें। इससे सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग होगा और आप लोग की समझ एडजेक्टिव और क्वालिफायर को लेकर बढ़ती चली जाएगी। सिंपल नाउन राम, मोहन, शीला यूज करते रहेंगे तो फिर वहीं पर रुक जाएंगे आप लोग। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप लोग नाउन प्रयोग करें, सब नियम कानून के साथ, कोई भी चीज ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले, एट्रीब्यूटिव यूज बिल्कुल ध्यान में आ रहा है आप लोग को, और उसके पहले क्वालिफायर, क्वालिफायर वाला भी चैप्टर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इस सीक्वेंस में आप लोग जरूर प्रयोग करिए। यानी कभी भी आप नाउन कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउन कहीं भी हो, ये फॉर्मेट नाउन के साथ प्रयोग करिए। क्वालिफायर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करके इस पे कमांड हासिल करना है। तो ये रही बात सब्जेक्ट की। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पे, फॉर्म ऑफ वर्ब या एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्लियर है? इसके बाद सेंटेंस रुकता नहीं है, इसके बाद भी सेंटेंस आगे बढ़ता है। सेंटेंस यहां पे रुकता नहीं है। तो क्या क्या आगे बढ़ता है हम लोग देख लें। मैनर, मैनर। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कब आता है? जब क्रिया ऑब्जेक्ट टेकिंग रहेगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब में भी कब कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, कब डायरेक्ट आएगा, कब इनडायरेक्ट आएगा, कब दोनों आएंगे, कब किसकी एक से काम चल जाएगा, ये सब कुछ आप लोग मेरे साथ देख चुके हैं। इसकी बातें अभी नहीं करेंगे हम लोग, ये तो आप लोग देख चुके, बस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा आप लोग का वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है? चलो ऑब्जेक्ट में यहां पे लिख देता हूं। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मैनर आता है। ऑब्जेक्ट के बाद मैनर आता है। मैनर मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है बात? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हुआ आपका। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मैनर आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात आप लोग मेरे साथ पहले क्लास में, पहला नियम जब आप लोग देख रहे थे तो उसमें देख चुके हैं। मैं जब आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ा रहा था, कंप्लीमेंट के रूप में इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के बाद मैनर लेता है, एडवर्ब ऑफ मैनर लेता है। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। वो सेम चीज यहां भी आप लोगों को दिखेगी। तो मैनर, ऑब्जेक्ट,
फिर मैनर, मैनर के बाद प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये रहा प्लेस, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, उसके बाद टाइम। टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। इसके बाद आता है रीजन। रीजन आता है, इसके बाद क्या आता है? रीजन आता है। रीजन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि रीजन हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। रीजन का, रीजन किस तरीके से हम लोग देते हैं? तो या तो आप लोग इंफिनिटिव लिख दीजिए, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव लिख दीजिए, या अ सेंटेंस। या तो रीजन के रूप में आप क्या करेंगे, जब रीजन का जवाब आप देते हैं, आंसर करते हैं, तो क्या करते हैं? या तो आप इंफिनिटिव लिखते हैं या तो एक सेंटेंस लिखते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कब? जब मैं इंफिनिटिव पढ़ा रहा था कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वहां पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज पीछे की क्लासेस पे कमांड होना जरूरी है। अगर कमांड नहीं है तो फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, और मैं यहां पे कितना भी बोल लूं, कितना भी रिपीट कर लूं चीजों को, वो आपके हाथ नहीं आने वाला। तो प्लीज पीछे की क्लासेस पे आप कमांड हासिल करने के बाद ही इस क्लास को देखिए, और उसके बाद बहुत मजा आने वाला है। आप इतने बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे और हर एक चीज क्लियर होगा आप लोगों को सेंटेंस में। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, सब कुछ क्लियर होगा, और इतना सुंदर लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ हम लोग अच्छे सेंटेंस बना रहे हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बना रहे हैं, और सब कुछ हम लोग को क्लियर है। तो देखिए आप लोग, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता ही है, मैनर ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्लेस देखेंगे, टाइम देखेंगे आप लोग मेरे साथ। रीजन आप लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पे, प्लेस एंड टाइम। लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्लेस एंड टाइम पे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे हम लोग, धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे? एक एक करके सेंटेंस बनाते 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 वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो यहां सब्जेक्ट की ऐसी लिस्ट बना ले, दोनों नियम ऐसे लिख ले अपने पास, अपने कॉपी पे, जहां भी अपने बोर्ड पे, और यहां पे ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की एक लिस्ट लिख ले यहां पे। उससे क्या होगा कि बहुत ही इजी होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होगा। और डिफरेंट तरीके का आप यहां से वर्ब उठाएंगे, डिफरेंट तरीके का यहां पे सब्जेक्ट उठाएंगे, और एक एक करके हर एक टेंस में आप लोग चलते चले जाएंगे, एक एक करके हर एक टेंस में चलते चले जाएंगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? गो, कम, लाफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंगल ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब क्या होती है? रीड, प्ले, रीड, प्ले, सिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब कॉल, हेल्प,
ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब। डायरेक्ट या ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट आप दोनों को एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा, सेल, बाई, गिव, टीच, ये क्या है सब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग वर्ब, दोनों ऑब्जेक्ट लेते हैं ये। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों में से कोई एक हिट, सी, हिट, ये क्या है, ये दोनों ऑब्जेक्ट दोनों वर्ब ऐसे हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ले सकते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये एक बार आप लोग नोट कर डालिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। मैंने लिख के दिखा दिया, इस तरीके से आप लोग भी लिख के एक बार अपने कॉपी पे, ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, जहां भी आप लोग को लिखना हो लिख डालिए, फिर प्रैक्टिस करिए। तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये लिस्ट मैंने इसलिए लिखा कि एक एक करके आप उठाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक उठाते हैं, कोई ऐसा उठाते हैं जिससे क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लियर हो जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए। तो एक राइट क्रिया ले लेते हैं। ये राइट क्रिया भी क्या है अपने आप में, जो दोनों ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हम लोग राइट क्रिया से अपना प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा आपका और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। बाकी क्रियाओं में क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आएगा तो इसमें डायरेक्ट की बात करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इसमें दोनों में से कोई एक की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो हम लोग राइट क्रिया से प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसे हटा रहा हूं। तो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं वो सारे आप लोग मेरे साथ देखेंगे आज। ठीक है, बेस सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। A tall boy